वैसे तो सारा जी बहुत दिल से उसे अपने पास रोकना चाहती थी, पर जब उन्होंने सुना कि रोज के छोटे भाई बहन हैं, माँ बाप नहीं है और वो ही अपने सिबलिंग को 6 सालों से अकेले पाल रही थी, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। दरअसल सभी को बहुत बुरा लगा रोज के लिए कि उसके गोद लिए माँ बाप भी उसके ऊपर जिम्मेदारियों को छोड़ उसे अकेला करके चले गए। सारा जी ने अब उसे रोका तो नहीं, मगर प्रेम से बोलकर उसे घर छोड़ आने को कह दिया, और हमारे प्रेम बाबू तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, वो फट से मान गए जाने के लिए। वही रोज भी मना नहीं कर पाई क्योंकि वैसे भी अंधेरा हो रहा था, उसे जल्दी घर पहुंचना था। प्रेम की गाड़ी में अंडस्को दोनों के बीच की खामोशी अब एक अजीब से सन्नाटे में बदल चुकी थी। वो दोनों ही हद से ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे क्योंकि उनको उनकी कुछ महीनों पहली मुलाकात याद आ गई थी। वो मुलाकात जो कुछ ही पलों में एक बड़े डिजास्टर में तब्दील हो चुकी थी, वो भी बिना किसी खास वजह के। इसीलिए उनको अब अपनी करनी पर हद से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पर यहाँ रोज की हालत ज्यादा खराब थी क्योंकि उस वक्त उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस पर अपने खड़ूस और वेहशी बॉस का गुस्सा निकाल रही है। पर अब हाथ पैर कांप रहे थे उसके, पता नहीं कहीं उसकी जॉब ही ना चली जाए। वो बस मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी अपने जीसस और कान्हा जी से। उसने दोनों को ही अलग अलग रिश्वतें भी दे डाली थी कि प्रेम को उनकी वो मुलाकात याद न आ जाए। उसकी आंखें बंद थी और होंठ आपस में कुछ बड़बड़ा रहे थे कि तभी आई एम सॉरी, उद्धरण चिन्ह, प्रेम की ये धीमी पर खराश भरी आवाज आई तो रोज ने भी आंखों में हैरानी के भाव लिए उसे देखा। पर अब दोनों ही अलग अलग फीलिंग लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, और रोज को दोबारा शर्मिंदगी महसूस होने लगी जब उसे फिर से वो मुलाकात याद आई। कुछ महीनों पहले रात का समय था और रोज अपनी एक दोस्त की जगह उस दिन उसके पार्ट टाइम जॉब पर थी क्या निकालने की ही तैयारी कर रही थी। उसने पेट्रोल पंप के ऑफिस में जाकर इन्फॉर्म करना ही बचा था, क्योंकि उसकी दोस्त के एग्जाम्स थे, तो 2-4 दिन उसने अपने बॉस से कहकर रोज को अपनी जगह रहने को कहा था। पर रोज को तब जाकर पता चला था कि उसकी दोस्त कितने दिनों से अपने उस ठरकी बूढ़े बॉस की हरकतों को झेल रही थी, और यही उसने रोज से भी करने को कहा था क्योंकि उस बेचारी की भी वो जॉब करना मजबूरी थी। पहले तो रोज ने हाँ कर दी थी, क्योंकि हरेसमेंट लड़कियों के लिए कोई नया टॉपिक तो रहा नहीं है। अब तक तो ज्यादातर कामकाजी महिलाएं इन सब की आदी हो चुकी हैं। आखिर कौन ही इन जैसे जाहिलों से रोज सिर मारे। पर ये बॉस तो अपनी हदें बिल्कुल ही भूल चुका था। गलत तरीके से घूरना और छूने में ज्यादा तो नहीं, पर अंतर तो होता ही है। पर अपने प्रोमिस से बंधी रोज उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी, मगर गुस्सा और खुन्नस तो भरी ही पड़ी थी उसमें जो बेचारे प्रेम पर निकली। दरअसल हुआ यूं कि एक तेज रफ्तार कार में बैठे एक सो कोल्ड कूल लड़के ने रोज से उसके एक रात का रेट पूछ लिया, और साथ में वर्जित आरानकन निटी भी। और बदकिस्मती से उस लड़के का चेहरा नहीं दिखा था अंधेरे में। बात छोटी नहीं थी, पर रात के वक्त काम करती महिलाओं के लिए आम जरूर बन चुकी थी, जिसे अब औरतें आंखें दिखाकर या कुछ उल्टा सीधा बोलकर खत्म कर देती थी। उनमें से एक रोज भी थी। पर क्योंकि वो पहले से ही भरी पड़ी थी, तो बस मैडम भागकर ऑफिस में गई, और तब तक वो लड़का अपनी कार लेकर निकल गया और उसकी जगह आ गई एक चमचमाती बुगैटी, जो बिल्कुल ही उस आदमी की कार से अलग थी। पर गुस्से से कांपती रोज ने आए देखा ना बाएं और भरी हथौड़ा पूरी जोर से गाड़ी के फ्रंट विंडशील्ड पर दे मारा। हमला इतना दमदार और अचानक था कि अंदर बैठे प्रेम की जान तो सच में एक पल को उसके हलक में आ पहुंची थी। पर जैसे ही कुछ पालों में सन्नाटा छाया तो उसकी बुद्धि ने फिर काम करना शुरू किया, और अब उसका पारा भी बुरी तरह ऊपर पहुंचा जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मिलियास की कार का बिना वजह ही कोई बैंड बजा रहा है। वो निकला और चिल्लाया, What the hell are you doing? Who the hell are you? Are you crazy or what? How dare you to even touch my car, you blood? प्रेम ने किसी तरह खुद को रोका और अपनी बुरी हालत में पहुंच चुकी विंडशील्ड को देख बहुत अफसोस में आंखें चिड़ में बंद कर बड़बड़ाया, गॉड डैम इट, गए मेरे $3 मिलियन। यहाँ रोज ने उसे हिंदी में बात करते सुना तो वो अपने पूरे फॉर्म में आ गई, क्योंकि बचपन से ही वो हिंदी भाषा के आसपास ही पली बड़ी थी, तो एक्सट्रीम इमोशन में वो अपने आप ही हिंदी में शुरू हो जाती थी। और यहाँ सामने वाले की हिंदी सुन तो जैसे उसको पूरा लाइसेंस ही मिल गया हो अपनी भड़ास निकालने का। तो मैडम हो गई शुरू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बकवास करने की? तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझसे मेरा रेट पूछोगे और मैं अगले ही पल तुम्हारे बिस्तर पर मिलूंगी? मुंह ना नोच लूं में तुम्हारा बददिमाग, बेवकूफ, सुअर के मुंह जैसे वाहियात इंसान।
वो जैसे जैसे गुस्से में उसके करीब आ रही थी वो उतनी ही तेजी से अपने कदम पीछे खींच रहा था। पर साथ ही उसे अपने ये नए दिए गए नाम भी कुछ खास भाई नहीं थे, तो गुस्से में उसने भी पास में रखी रोज की ही कॉफी उसके ही मुंह पे दे मारी और हद से भी ज्यादा कुटकर चिल्लाया, खुली तुम्हारी ये बटन जैसी छोटी छोटी आंखें, या अभी भी नींद में ही है मैडम? ऐसा है मैडम, मैंने तुमसे तो क्या इतनी वाहियात बात कभी अपनी किसी गर्लफ्रेंड से भी नहीं पूछी। मुझे मेरे हदें पता है पर शायद तुम्हें नहीं। उसने अपनी टूटी विंडशील्ड को देखते हुए कहा था। मगर रोज का चेहरा गुस्से से और भी लाल पड़ गया जब उसने उस बदतमीज लड़के को अपनी ही हरकत को नकारते देखा। वो हद दर्जे की फ्रस्ट्रेशन और आंखों में गुस्से संग अपमान के आंसू लिए उसकी कॉलर पकड़कर चीखी, झूठ 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 बोल रहे हो तुम। क्या मिलता है तुम लोगों को किसी को इस तरह बेवजह आमंत्रित करके? कौन सा ऐसा ईगो है तुम लोगों का जो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता? क्या मैं तुमको कोई कॉल गिरल दिखती हूँ? क्या सोचकर बोले तुम? क्या बोलो, बोलते क्यों नहीं? अब बोल के दिखाओ, कुछ मुंह तोड़ दूंगी तुम जैसों का। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी की भी बकवास। समझे? जे वो आखिर तक चीखी थी पर प्रेम अब तक शांत पड़ चुका था, क्योंकि अब उसका ध्यान रोज की बातों में था ही नहीं, वो तो उसकी लाल सुर्ख नम आंखों में दिखते ना जाने कितने ही अलग तरह के जज्बातों को महसूस कर रहा था और हैरान था कि किसी की आंखें इतने जज्बातों को एक साथ कैसे भर सकती थी खुद में। आखिर क्या नहीं था उनमें? गुस्सा, चिढ़, बेबसी, नाराजगी, शायद कुछ नफरत सी भी दिखी थी उसे। बेशक किसी रेपिस्ट के ख्याल से किसकी ही आंखों में नफरत नहीं उतरेगी। जो इंसानी राक्षस हवस में अंधा हो, किसी के मांस भर को अपने नीचे रौंदने को अपना गुरूर समझते हो, ऐसे लोगों के लिए आंखों में घिन ही तो उतरेगी ना। ऐसे ही बहुत से ख्याल प्रेम के मन में उठे थे उस वक्त जब वो अपनी सोच में गुम था कि तभी किसी ने आकर रोज के हाथों से उसका कॉलर छुड़वाया और खींचते हुए उसे ऑफिस में ले गया। वो उस पेट्रोल पंप के मैनेजर थे जो किस्मत से एक अच्छे इंसान था। झूठ नहीं होगा अगर बोलूं कि रोज की दोस्त आज तक इस जॉब पर टिक पाई है। वो वहां काम करती सभी औरतों को अपने हवसी बॉस के चंगुल से बचाते आए हैं। उनका नाम जॉर्ज था, 40 के ऊपर हो चुके हैं पर आज तक सिंगल हैं। और सिंगल से मेरा मतलब साफ है कि वो सच में अपनी पूरी जिंदगी में अकेले ही रहे हैं। आज तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, पता नहीं क्यों। वैसे तो वो एक बहुत खुशमिजाज और हंसमुख नेचर के व्यक्ति हैं, पर कभी कभी वो बहुत अजीब से हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी जिंदगी के जैसे उलझे हुए। खैर, वो रोज को सीधे अंदर लाए और फटकारने लगे, क्योंकि रोज भले ही प्रेम को ना पहचान पाई, क्योंकि उसके म्यूजिक का टेस्ट काफी ओल्ड स्कूल रहा है हमेशा का, तो वो उस वक्त तक नहीं जाती थी प्रेम और उसके ग्रुप को। पर जॉर्ज तो भली भांति परिचित था, और साथ ही में जॉर्ज ये भी जानता था कि रोज जिस पर बरस रही है उसने कुछ नहीं किया, बल्कि करने वाला तो तभी भाग निकला था जो कि उन्होंने ऑफिस में लगे सीसीटीवी में देख लिया था। पर अफसोस कि वो जब तक कुछ एक्शन लेता तब तक यहाँ पूरा सीन बन चुका था। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो रोज को भी बोध हुआ कि उसने अपने और खासकर अपनी दोस्त के लिए कितना बड़ा मेस क्रिएट कर लिया है। और जब जॉर्ज ने रोज को सीसीटीवी दिखाकर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर किया तो अब रोज अलग ही सदमे में पहुंच गई। जब भागकर बाहर आई तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि प्रेम वहां से जा चुका था। और अब रोज के हाथों में भी सिर्फ अफसोस ही रह गया था। उसे अब सच में अपना गुस्सा बहुत गलत लग रहा था। ऊपर से जॉर्ज ने एक और बम फोड़ा जब ये बताया कि वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी था। रोज बहुत पैनिक होने लगी थी, कि रोना ही शुरू कर दिया था। सुबह से बेचारी के साथ इतना कुछ हो चुका था कि अब उसकी लिमिट खत्म हो चुकी थी। ये आई एम ऑक वाला नाटक वो और नहीं कर सकी। जॉर्ज ने उसको ऐसे रोते देखा तो उसे भी बुरा लगा। किसी तरह उस दिन उसने रोज को संभाला था और घर भेजा था। रोज तो बहुत टेंशन में थी कि कहीं वो सेलिब्रिटी उसकी या उसकी दोस्त की शिकायत ना लगा दे, कहीं उसकी वजह से उसकी दोस्त की नौकरी ना खतरे में पड़ जाए। पर आश्चर्यजनक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो तब जाकर उसने चैन की सांस ली थी। शर्मिंदगी से रोज की आंखें झुक गई थी। नो एक्चुअली आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम ट्रूली सॉरी फॉर व्हाट आई डिड एंड डीपली अशेम्ड ऑफ माई एक्शंस। रोज की शर्म से झुकी नजरें प्रेम को कैसे रास आ जाती। वो तुरंत ही बोला, नहीं प्लीज, देखो तुम ऐसे बात मत करो। और फिर उसकी उस दिन की वो आंखें याद कर पूछ बैठा, पर आखिर उस दिन तुम इतने गुस्से में थी क्यों? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया था? उसने भरपूर कोशिश की थी कि उसकी आवाज में गुस्सा ना झलके, पर अफसोस
रोज एक पल को हड़बड़ा गई पर फिर खुद भी उस दिन हुई घटना को उसे बता दिया और उनके बीच हुई गलतफहमी की वजह भी क्लियर किया, साथ ही दोबारा माफी भी मांगने लगी। पर इस बार प्रेम ने उसे सीरियसली पूरी बात बताने को कहा, जिसकी वजह से वो उस दिन इतनी हद तक परेशान थी कि वैसे रिएक्ट कर गई जैसी वो स्वभाव से है ही नहीं। तब जाकर रोज ने उसे अपनी दोस्त के उस ठरकी बॉस के बारे में बताया तो प्रेम को अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना मुश्किल हो गया, पर उसने किसी तरह खुद को कुछ भी अनइवन हरकत करने से रोका। पर रोज का ध्यान तो उस पर था भी नहीं, वो तो अब खुलकर अपनी भड़ास निकालने में लगी थी। जब हमें किसी के सामने बातें रखने में घबराहट कम होने लगे तो जरूर हमारे कुछ तो लगने लगते हैं। इस बात पर रोज का तो नहीं पर प्रेम का ध्यान जरूर गया। उसे खुद पर गर्व हुआ कि वो अपने आसपास लोगों को इतना साफ फील करवा सकता है कि रोज जैसी अंतर्मुखी भी अपना दिल खोलकर रख सके। हालांकि उसके जहन में तो रोज की कही गई उस दिन की वो बात गूंज रही थी, मुंह तोड़ दूंगी तुम जैसों का, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी की भी बकवास। मैडम के ये शहद घुले शब्द याद करके प्रेम सख्ती से मुस्कुराया। पूरे रास्ते प्रेम सुन और रोज बोलने का काम कर रही थी, जो कि दोनों के ही स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। अंडस्को मून, क्या ये सब करना जरूरी है? उसने एक उबाऊ लहजे में मोना से ये सवाल किया था। उसे कभी भी ये रास्ता मोना के लिए सही नहीं लगा था, पर जो उसकी सुन ले वो मोना कैसे हो सकती थी। तुरंत ही उसके सीने से सर हटाकर वो अपनी चादर संभाले उठ बैठी और गुस्से से बोली, तुम यूं बीच रास्ते में ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मुझे धोखा देने का सोच रहे हो? फिर एक तीखी मुस्कान लिए चिढ़कर बोली, क्यों अब मुझसे मन भर गया है क्या मिस्टर किंग का? अब कोई दूसरा माल चाहिए होगा ना तुम्हें? उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में घबराहट उतर आई थी। आखिर शेखर के बिना वो कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगी किसी का, वही तो उसका इकलौता पर मजबूत सपोर्ट था। पर साथ ही जलन भी थी उसकी टोन में, जो किसी के नजर और समझ में नहीं आ पाई थी, जिसका अफसोस मोना को हमेशा रहेगा मरते दम तक। क्या बोली तुम? शेखर ने झटके से उसकी गर्दन पकड़ी और खुद के पर लेकर चेहरे को बहुत पास लाकर गुस्से से कांपते हुए बोला, कोई माल नहीं हो तुम, मेरे लिए मेरी जिंदगी हो। भले ही तुम किसी पागल की तरह बेवजह की नफरत में अपने साथ साथ मुझे भी झुलसा रही हो, पर स्टिल आई लव यू एंड आई मीन इट, यू नो डेट वेरी वेल। हमारे बीच ये फिजिकल रिलेशनशिप भी नशे में डेवलप हुआ था और इसे तुम ही आगे बढ़ाना चाहती थी, एंड ई जस्ट रेस्पेक्ट योर नीज एंड विशेष बकाउसी लव यू डैम इट। शेखर ने फिर आंखें दिखाते हुए उसे खुद के नीचे किया और वार्निंग टोन में बोला, खबरदार जो दोबारा कोई भी गलत वर्ड मेरी मुंह के लिए यूज किया तो, और जो तुम बोलती हो बखूबी करता तो हूँ बिना कुछ भी पूछे फिर भी शक। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे जहां भी रहो, मेरे साथ या मेरे बिना भी। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू फॉर द होल लाइफ। बोल वो उसके माथे को चूम लेता है। उसके होठों का स्पर्श कितना नर्मीलिए था, कितने एहसासों से लिपटा था, ये आज पहली बार ही उसे महसूस हुआ था। ना चाहते हुए भी आंखें यूं नम हो चली थी ही, अब शेखर को फेस करने ही हिम्मत ही नहीं बची थी उसमें। इतने प्यार से किसी ने भी उसे ट्रीट नहीं किया था, और ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही तो हमेशा से वो चाहती थी अपने माँ बाप और एरिक से, पर हमेशा नाकाम ही रही। उसने उनके लिए इतने एफर्ट्स डाले पर बदले में उसे जिल्लत और अकेलापन ही मिला था। पर यहाँ शेखर के आसपास वो किसी रियासत की महारानी की तरह बर्ताव करती थी, क्योंकि शेखर ने उसे वो मौका दिया था, उसने उसे वो प्यार, इज्जत और अपनापन महसूस करवाया था, हमेशा, मरते दम तक भी। क्या सच में वो एरिक जैसे धोखेबाज के लिए बार बार मरना डिजर्व करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और शेखर वो उसे शायद ही कभी धोखा दे। वैसे भी युवाना और एरिक से बदला लेकर उसे किसी के साथ तो जिंदगी बितानी ही होगी, तो वो शेखर क्यों नहीं हो सकता? वो प्यार करता है तुझसे मोना, तू मायने रखती है उसके लिए बहुत, तो क्या मैं उसे? नहीं नहीं, ये सही नहीं। उसने हड़बड़ी में बड़ी शेखर को धक्का दिया और चादर संभल कर जल्दी से बेड से उतर कर वॉशरूम में जाने लगी। शेखर ने बस उसे अफसोस से भरकर देखा, शायद उसकी किस्मत में उसका प्यार है ही नहीं, कि तभी उसे सुनाई दिया। शेखर ने घूमकर देखा तो मोना अजीब सी हालत में दोबारा उसके पास आ खड़ी थी। वो अपने हाथों के तलवे आपस में घिस रही थी, साथ ही कभी अपने बालों में उंगली घुमाती तो कभी छोटी पर भरी सांसें लेती। हालांकि उसे तो झूठ बोलकर, मिठा बोलकर शेखर को फंसाना था अपनी बातों में, यही तो सोच कर आई थी वो। पर जब से शेखर से दोबारा दोबारा मिली है, तब से कुछ अजीब सा हो रहा था अंदर ही अंदर उसके।
उसकी ये घबराहट और हड़बड़ाहट देख शेखर को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उससे मोना शायद ही कभी घबराए हो। वैसे भी वो ऐसा कुछ चाहता भी नहीं था। उसे जो भी चाहिए होता था वो बिना हिचके और झूठ के फुल बेशर्मी से अपना हक जताते हुए उससे मांग लिया करती थी, क्योंकि ये हक शेखर ने दिया था उसे हमेशा से। पहले तो मोना इन बातों पर ध्यान भी नहीं देती थी, पर अब कुछ तो बदल रहा था या बदल चुका था उसके मन में शेखर के लिए, जिससे वो पूरी तरह अनजान थी। शेखर ने एक लंबी सांस ली और उसका हाथ पकड़ अपने और बेड के और पास लाकर बोला, क्या चाहिए बेबी, बोलो। बस प्यार से इतना कहना था कि मोना आंखें बंद कर बोल पड़ी, क्या हम साथ रह सकते हैं? वॉट? तारांकन, क्या वॉट? आई सेड आई वॉन्ट टू बी विद यू। आई मीन हम साथ बिता सकते हैं ना ये जिंदगी। यू स्टिल लव मी ना? पहले तो बेशक उसकी आवाज में एक ऑर्डर था, पर आखिर की बात बोलते हुए उसके दिल में दुख दुखी सी लगी हुई थी। हालांकि वो जानती थी कि ये आदमी उसे कितना चाहता था और है इसमें कोई शक नहीं, पर फिर भी पूछकर परेशान करना तो बनता है उसको भी और खुद को भी। डू यू लव में? अब शेखर भी सीरियस हो चुका था। आखिर उसे भीख में नहीं चाहिए था किसी का प्यार, न ही वो ये बर्दाश्त कर सकता था कि उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आकर भी मोना एरिक के ही बारे में सोचे। तो इसीलिए उसने तुरंत ही टोक दिया, ताकि वो उसके दिल की बात जान सके कि जो लड़की आज तक उसके प्रिंसेस ट्रीटमेंट के बाद भी उसे भाव नहीं देती थी, वो आज अचानक से कैसे इतनी बदली बदली सी लग रही थी। आज कुछ तो अलग था उसमें। सी, मेरे दिल में अब कुछ भी नहीं बचा है उस धोखेबाज के लिए। I just don't feel anything for him now. And want you to be mine, so can you. Of course, my baby, I am always here for you and I love you so much. इतना कि मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। शेखर ने खिंचकर उसे अपनी बाजुओं में भर लिया था। वहीं उसकी बातें सुनकर मोना ने एक गहरी सांस भरकर उसकी मजबूत बाहों में समा गई और मन ही मन खुद से बोली, तुम पर पूरा भरोसा है मुझे कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैंने यहाँ आते वक्त सोचा था कि तुम्हारा इस्तेमाल करके अपना बदला ले लूंगी, पर ये एक घाटे का सौदा होता। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू मेक यू माइन। तुम्हारे जैसा माफिया किंग सिर्फ मेरे हिस्से ही आना चाहिए। आंखों में अलग ही बदले की सनक लिए, पर मैं कुछ भी पहले जैसा नहीं होने दूंगी। वो युवाना और आर्या इस बार मुझसे जीत नहीं पाएंगी। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मुझे ये दूसरा जन्म उन धोखेबाजों का और भी बुरा हश्र करने को ही मिला है, तभी तो मुझे सब याद है, ताकि मैं हमारा बदला ले सकूं। और मैं बेशक बदला लेकर ही रहूंगी। फिर हम दोनों हमेशा खुशी से साथ रहेंगे। कोई नहीं होगा फिर मुझसे मेरा कुछ भी छीनने वाला। मैं फिर सुकून से तुम्हारे साथ अपनी न्यू फैमिली बनाऊंगी जो मुझसे ही प्यार करेंगे। उसने सुकून से आंखें बंद करके अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अगली सुबह अंडस्को आधी रात तक सबने मस्ती की थी। प्रेम बाबू भी लोग आए थे। अलग अलग गेम्स ट्राई किए, जैसे चेस, कटान, कैरम, जेंगल, करोटा, टूहो, वीरो और स्कट जैसे पॉपुलर और ट्रेडिशनल गेम्स भी खेले। यहाँ तक कि बीच बीच में पकड़म पकड़ाई भी खूब खेली, क्योंकि अक्सर ही एरिक, प्रेम या मैरी चीटिंग कर लेते तो फिर होती लड़ाई और खूब सारी पिलो फाइट और खूब हंस खेलकर 3 बजे के करीब जाकर सब सोने गए थे। या बोलूं कि जबरदस्ती भेजा गया था सबको सारा जी द्वारा डांट कर। आज तो सारा जी और उनके पति यामेश्वर भी 25 साल के बच्चों को यूं छोटे बच्चे बनते देख हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। आज सभी सुकून से सोने गए हुए थे अपने अपने कमरों में, तो वहीं युवाना को आज इतना हंसने खिलखिलाने के बाद अब काफी इमोशनल फील हो रहा था। आखिर मजाक तो नहीं था, पछतावे व दर्द से भरी जिंदगी को भूलकर दोबारा मिले मौके में बनाए अच्छी यादों को संजोना। पिछले जन्म में तो ऐसा बॉन्ड नहीं डेवलप हो पाया था सभी के बीच, क्योंकि युवाना कभी इतनी मिलनसार रही ही नहीं थी। अपनी जॉब को लेकर हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। पर अब उसे पिछली जिंदगी जो सबसे बड़ा सबक सिखा गई थी वो तो यही था, न कि अपने अपनों को इग्नोर करना, उनकी कदर न करना कितना बड़ी गलती थी, जो वो इस जन्म में दोबारा कभी नहीं दोहराएगी, कभी नहीं। अभी वो ये सब सोच अपनी नम आंखों को एक भीनी सी मुस्कान लिए पूछ ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को नोक किया। तो वो जल्दी से आंखों को साफ कर उठी और असमंजस में पड़कर दरवाजा खोला कि कौन होगा इस टाइम जिसको अभी भी चैन नहीं पड़ा। दरवाजा खुला और दो घुसपैठी, जो कि पूरी तैनाती से खड़े थे, बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठ करने में कामयाब हो चुके थे। वो अभी उस अचानक हुई घुसपैठ से चौंकी ही थी कि तभी किसी ने खींचकर उसे उसके ही कमरे के खुले दरवाजे से लगा दिया और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, रो क्यों रही थी आप? क्या आप मुझे मिस करने लगी थी इतनी सी देर में? इतना बोल वो पीछे होकर उसकी आंखों में झांकने लगा।
वही युवाना की तो जैसे आंखों की तृष्णा ही बुझ गई थी अपनी जिंदगी को आंखों के सामने यूं शरारत से मुस्कुराते देख। वो भी जैसे सब भूल उस अजीज को निहारने लगी जो सिर्फ उस था, है और हमेशा रहेगा। ये ख्याल ही उसके पेट में हजारों तिलियों के उथल पुथला मचाने की वजह बना और शर्मा कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही उससे यूं शर्म से लाल होते देख एरिक के भी कान गर्म व लाल हो उठे कि तभी युवाना का ध्यान किसी और के भी होने पर गया तो झट से उसने अपनी आंखें खोली, पर ये क्या। वो अकेली खड़ी थी दरवाजे से लगी हुई और कोई भी नहीं था उसके कमरे में, एरिक भी नहीं। तो क्या फिर वो इतनी बावली हो चुकी थी कि सोने की जगह खुली आंखों से अपने प्रीतम के ख्यालों में खोई हुई थी? शायद है। इस बार तो उसका चेहरा शर्म से बुरी तरह गर्म हो उठा, उसकी हल्की सांवली रंगत पर वो लाज का लाल रंग और भी निखर कर आया था। उसने एक लंबी सांस छोड़कर आंखें बंद की ही थी कि तभी किसी ने आकर उसके गालों पर किस कर लिया। उसने हैरानी और हड़बड़ाहट में आंखें खोली तो फिर से उसके खुली आंखों से देखा ख्वाब उसकी आंखों के सामने था, यानी कि एरिक बाबू। तुमको शर्म नहीं आती? क्यों बार बार ख्वाबों में आकर परेशान कर रहे हो? सो जाओ और सोने दो। उसने अपनी शर्म को छुपाने की भरपूर कोशिश की थी अपने नकली गुस्से में, पर अफसोस कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितनी शर्म और झिझक युवाना के अंदर थी उतनी ही बेशर्मी और जिद्दी एरिक था। उसकी मासूमियत बड़ी बात पर एरिक बड़ी ही शौकी से मुस्कुरा दिया और फिर एकदम से आगे बढ़ बड़े ही कोमलता से अपने होठों को उसके अधरों पर लगा हल्के हल्के से प्रेस करता तो कभी कोमलता से चूम लेता, ऐसे जैसे प्यार से उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहा हो। युवाना को भी एहसास हो चुका था कि एरिक उसके साथ मस्ती कर रहा था। उसकी आंखें शर्म से बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। वो सच उसके सामने है। एक एक मिनट, वो सच में है तो क्या? तो क्या वो दोनों घुसपैठ भी? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना दिमाग में क्लिक होते ही सारी सरगोशी हवा हो गई और उसने झटके से एरिक को खुद से दूर कर दिया और सामने देखा तो बॉस और आशा उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे। हालांकि बॉस का एक हाथ खुद की आंखों पर और एक आशा के आंखों पर था, जिसे आशा अपने दोनों हाथों से हटाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। यहाँ तक तो सब ठीक था जब एरिक युवाना के कान के पास गया, पर जब उनका लीप लॉक हुआ तो ये तो उनने भी नहीं सोचा था, इसीलिए दोनों की आंखें शौक से वैसे की वैसी ही खुली रह गई और अब तो युवाना का मुंह भी ऐसे ही हैरानी से खुला था। वो बेचारी अभी पूरी तरह से शर्मिंदा हो भी नहीं पाई थी कि तभी पीछ से उसको एक शिकायती आवाज आई, यार तुम क्यों नहीं करते ऐसे किस्से? तुम बिल्कुल भी रोमांटिक वोमेंटिक नहीं हो। और बस युवाना की जान सूख गई। उसके लिए अब ये रोमांटिक फिल्म से सीधा हॉरर मूवी में पहुंच जाने जैसा था। वो बेचारी अभी पूरी तरह से शर्मिंदा हो भी नहीं पाई थी कि तभी पीछ से उसको एक शिकायती आवाज आई, यार तुम क्यों नहीं करते ऐसे किस्से? तुम बिल्कुल भी रोमांटिक वोमेंटिक नहीं हो। और बस युवाना की जान सूख गई। उसके लिए अब ये रोमांटिक फिल्म से सीधा हॉरर मूवी में पहुंच जाने जैसा था। एरिक तो बिल्कुल चिल होकर खड़ा था, जैसे उसे बड़ा मजा आ रहा हो। वैसे इसमें कोई शक भी नहीं था। जहां एरिक शरारत से युवाना को देख रहा था तो वहीं युवाना भी आंखों में अंगारे लिए उसे घूर रही थी। वही बाकी, यानी कि मैरी, जिसको कुछ उल्टा सीधा बोलने से बचाना के लिए अक्कू ने उसका मुंह पकड़ लिया था। पर जब मैडम ने अपना पूरा जोर लगा दिया तो अक्कू ने उसे वहां से ले जाना ही सही समझा। दरअसल ये चारों शैतान जिन्हें अभी भी चैन नहीं मिला था और वो यहाँ आर्या के साथ मिलकर युवाना को डराने आए थे, जिसमें इनका साथ दोनों बच्चे भी भरपूर दे रहे थे। पर यहाँ आकर एरिक की नीयत बदल गई। जब उसने युवाना की भीगी आंखों को देखा तो उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए ये चालबाजी की, जिसका अंजाम ये था कि अब युवाना उसे पीटने की तीव्र इच्छा लिए उसके पीछे डंडा लिए भाग रही थी। वो दोनों ही अब खुद में यूं लीन थे तो बाकी सब उन्हें छोड़ अपने अपने ठिकाने पर चले गए। चले तो क्या गए, उन तीनों लंगूर लंगूरनियों को जबरदस्ती लेकर जाया गया था, क्योंकि उन दगाबाजों को अपने ही पार्टनर इन क्रेम को पिटते देखा था। उनकी इस इच्छा को देख एरिक के मुंह से इतना ही निकला, साले दगाबाज कहीं के। यहाँ आर्या के रूम में। तुम पागल हो क्या? मुझे देखने क्यों नहीं दिया? वो कितना मस्त पिता ना, आगे चलकर चिढ़ाने के लिए भी एक सबूत मिल जाता। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा था, जैसे पता नहीं कितनी जरूरी चीज उसको देखने से रोका गया था। ये लो पकड़ो चश्मा। उद्धरण चिन्ह। पर ये तो तुम्हारा है न जैक? और मैं क्यों पहनूं, तुम पहनो। उद्धरण चिन्ह। ओह रैली, क्या तुम्हें सच में जरूरत नहीं है नजर के चश्मे की? अब ज्यादा हो रहा है। ओके, मैं अंधी नहीं हूँ। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं अंधा हूँ जो चश्मा पहनता है?
वाह क्या ओछे विचार हैं आपके। उसने फुल चिढ़कर उसको भी बराबर चिढ़ाते हुए ताना कसा तो आर्या जो पहले से ही चिढ़ी हुई थी उसने आगे बढ़कर जैक के बालों को दोनों हाथों से पकड़ा और उसका सिर बुरी तरह हिलाने लगी। बेचारा जैक तो सदमे में ही रह गया, ये इतनी बचकानी भी हो सकती थी। यार पगला गई हो क्या, छोड़ो मेरे बाल। एक भी बाल टूटा ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा। छोड़ो बेवकूफ लड़की, छोड़ो मुझे। वो बोलता ही रह गया पर आर्या मैडम को तो बलि का बकरा मिल ही गया था। फिर भी किसी तरह जैक ने खुद को घसीटकर आर्या को बिस्तर पर जाकर पटका तो वो भी उसके ऊपर ही आ गिरा। जितनी जल्दी में वो गिरे थे उतनी ही फुर्ती से जैक ने उसके दोनों हाथों को सिर के ऊपर लगाकर लॉक कर दिया, पर आर्या ने अपने पैरों को चलाना चाहा तो उन्हें भी क्रॉस करके लॉक कर दिया। ये सब कितना जल्दी में किया गया था कि थे बेस्ट ऑफिसर देखती ही रह गई। ये क्या किया तुमने, छोड़ो मुझे। क्या क्या कहा तुमने, छोड़ो, खिलखिलाकर हंसते हुए। क्या ये थोड़ी देर पहले भी किसी ने कहा था? क्या किसी ने उस किसी की बात को सुना था? गहरी सोच में जाने का नाटक करते हुए आ हम हाँ नहीं सुना था किसी ने किसी की बात, तो अब किसी क्यों सुने किसी की। और अब तो किसी को किसी सजा देगा, वो भी ढेर सारी किस्सी करके बोलकर। उसने जो हमला बोला है आर्या के ऊपर, कि बस अगले 10 मिनट तक उस कमरे से सिर्फ आर्या खिलखिलाने की ही आवाजें आई थी। बस बस करो, मत करो अब और नहीं हंसा जाएगा। बस आर्या का गला जगह जगह से लाल हो गया था, कोलारबोन पर दिखते हल्के दांतों के निशान। उसका पूरा चेहरा पसीने से लदा हुआ था, ऐसी में भी। तभी जो वो चिल्लाई थी, भाई साहब बेचारा जैक तो हड़बड़ा ही गया था। उसने देखा कि मस्ती मस्ती में उसने आर्या के गाल पर अपने दांतों के निशान छोड़ दिए थे, जो कि कुछ पहले वालों से ज्यादा ही तेज थे। तुम गुस्से और हैरानी से अपने गालों पर हाथ रखे वो बोली। तो जैक ने घबराकर उसके उसी गाल को प्यार से चूम लिया। सो सॉरी बेबी, गलती से हो गया, तुमको चाहिए तो बोल। उसने अपना गाल आगे कर दिया। पहले तो आर्या के आंखों में बेशुमार प्यार उतर आया, पर फिर प्यार की जगह शरारत ने ले ली और उसने भी अपने दांतों की छाप जैक के दोनों गालों पर छोड़ दिया। अब जैक हैरान परेशान सा उसे देखता, पर फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। फिर एक दूसरे की बाहों में समाकर ऐसे ही मस्ती करती हुए सो गए। वही मैरी भी अक्कू से लड़ रही थी कि उसने उसे उनका रोमांस देखने क्यों नहीं दिया, क्यों वो उसे यूं उठा लाया। बेबी ऐसे अच्छा थोड़े ही लगता है कि हम किसी की प्राइवेसी में यूं दखल अंदाजी करें। इट्स नॉट एथिकली राइट ना। कम ऑन, अब सो जाओ, कल हमें काम भी है और देखो कितना रात भी हो चुका है। मैरी ने पहले तो बुरा सा मुंह बनाया, वो लड़ना चाहती थी, बहस करना चाहती थी, और पर फिर एक शरारत आई उसके दिमाग में और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, पर मेरा कितना सिर दुख रहा है, भूख भी लगी है, इसीलिए नींद भी नहीं आ रही। मैंने रात को अच्छे से खाया भी तो नहीं था। उद्धरण चिन्ह। 4 बर्गर, 3 पिज्जा और 5 फ्रेंच फ्राई के डिब्बे तुमने अकेले खत्म किए थे बाबू। बट आई न्यू इट कि ये सब भी तुम्हारे लिए बहुत कम पड़ेगा, है ना? उसने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा तो मैरी चिढ़ गई और अपने बिस्तर में जाकर घुस गई। उसे यूं बच्चों की तरह रोटता देख अक्कू प्यार से मुस्कुरा दिया और सिर हिलाकर उसके पास जाकर पीछे बैठ गया। पहले तो उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करने की कोशिश की, पर वो भी कम जिद्दी थोड़ी ही थी। नहीं पलटी। वो उसने अपना शरीर बहुत टाइट कर लिया था, पर तभी अक्कू ने अपने ठंडे होंठ उसके खुले कंधे पर रखे और बस पूरा शरीर एक पल में ढीला पड़ा था उसका। सांसों में कभी गिरावट तो कभी ऊंचाई आती मैरी के। तभी अक्कू की गर्म सांसें उसे अपने कान के पास तो कभी गले पर महसूस होने लगी और उसी के हिसाब से सांसों में भी उथल पुथल मच गई, तो एक पल बाद वो एकदम से पलटकर उसके सीने से जा लगी और गले में चेहरा छुपा लिया और बोली, केकन शाई कुडासाई प्लीज मैरी मी। मैरी ने उसे उसकी भाषा यानी कि जापानी में प्रोपोज किया, तो अक्कू ने भी एक लंबी सी मुस्कान लिए उसके गालों को सॉफ्टली किस करते हुए पूरी सरगोशी में बोला, जग एज कर डिग आई लव यू टू। खुशी से भरकर वो बोल उठी, एज किड स्वीट हार्ट। तो अक्कू भी आज कहाँ कम पड़ रहे थे। टाइसेट्सु ना हिटो डार्लिंग, ऐसे ही दोनों एक दूसरे में डूबे हुए कब सो गए पता ही ना चला। वही यहाँ यौवना के कमरे में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। बेड पर एक तरफ जहाँ वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल समा जाने वाली हालत में लिपट कर सो रहे थे, तो दोनों बच्चे बॉस और आशा भी बिस्तर के एक कोने पर लेटे उन दोनों को प्यार से देख बतिया रहे थे। भैया, मम्मा पा तो कितने सुकून से सो गए एक साथ, अभी कुछ देर पहले ही तो लड़ रहे थे कितनी बुरी तरह, देखो पूरे रूम की हालत खस्ता करके रख दी है। आशा बोली तो बॉस ने भी हूं कर दिया।
पर इस बार आशा चिढ़ गई थी क्योंकि काफी देर से वो ऐसे ही हूँ हूँ में जवाब दे रहा था। तो इस बार वो बोली, भैया देखना एक दिन ऐसे ही मैं भी अपने बच्चों के बाप के बाहों में सुकून से सोऊंगी हूँ। पहले तो बॉस ने यही कहा पर जब बात समझ आई तो घूर कर आशा को देखा, जैसे कह रहा हो कि भूल जा मेरे होते हुए तो मैं तुझे कोई लंगूर भी नहीं पटाने दूंगा। ये एक सच्चे हिंदुस्तानी भाई का वादा है। उसके घूरने को देख आशा भी चिढ़कर बोली, मैं क्या करूँ ना, आप सुन ही नहीं रहे थे मेरी। तो क्या तुम कुछ भी भोंकोगी? गुस्से से, भैया तमीज से ऐसे बात करते हैं किसी से? मैं भोंकती नहीं। हाँ तुम कहाँ भोंकोगी, कुत्ता तो मैं हूँ, न तो मैं ही तो भागूंगा, है ना? हाँ आप कभी गलत होते ही कब हो भैया। आखिर में बॉस बुरी तरह चिढ़ गया तो वहीं आशा अपनी कभी न दिखने वाली पूरी बतासी को खोल कर दिखा दिया। ऐसे ही एक दूसरे की टांग खींचते हुए दोनों सोने की तैयारी करने लगे कि तभी अचानक आशा ने एक सवाल पूछ लिया, भैया मम्मा क्यों उस मोना टोना से सीधे जाकर हमला नहीं करती? क्या वो कभी अपना बदला नहीं लेंगी? क्या उस मोना को कोई सजा नहीं मिलेगी?